नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि जो भी निर्माण कार्य विलंबित हैं, उसे शीघ्रता से पूरा कर हैंडओवर की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा जिन कार्यों में टेंडर आदि की कार्यवाही की जानी है, उसे भी तत्परता से पूरा किया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने सोमवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त मंडलीय समीक्षा बैठक में अधीक्षण अभियंता ड्रेनेज मंडल बलिया के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों की प्रगति का कार्यदायी संस्थावार जायजा लेते हुए कहा कि पूर्वांचल विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में जनपद आजमगढ़ में स्वीकृत 120 परियोजनाओं में 119 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। जनपद मऊ में स्वीकृत 38 के सापेक्ष 37 परियोजनाएं तथा बलिया में 70 के सापेक्ष 65 परियोजनाएं पूर्ण हैं। उन्होंने बलिया में 5, आजमगढ़ एवं मऊ में एक अपूर्ण कार्यों के संबंध में लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि इन कार्यों में अब और विलंब नहीं होना चाहिए, तत्काल पूर्ण कराए जाए। उन्होंने यह भी कहा 2022-23 में जितने भी कार्य हुए उनकी फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराई जाए। कार्यदायी संस्थान UPPCL द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पूर्ण हो चुके हैं, जिनके हैंडओवर की कार्यवाही की जानी है। मंडलायुक्त ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि हैंडओवर की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 4 लेन सड़क की अद्यतन प्रगति के संबंध में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण का कार्य तेजी चल रहा है, अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने निर्माणाधीन परियोजनाओं से संबंधित प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से कहा कि समय पर मौके पर जाकर अपने विभाग से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता को स्वयं भी देखें। कतिपय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अधिकांश निर्माण कार्यों में आगामी माह में पूर्ण लिए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मंडलायुक्त श्री चौहान ने निर्देश दिया कि जो भी कार्य पूर्ण हो उसके हैंडओवर की कार्यवाही तत्परता से की जाए। यदि हैंडओवर में कोई दिक्कत आती है तो तत्समय ही अवगत कराएं। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण स्थल पर सहायक अभियंता अथवा अवर अभियंता अवश्य उपस्थित रहें तथा अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता साप्ताहिक रूप से निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन कमलेश कुमार अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त MN पांडेय, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग योगेंद्र सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, जिसको लेकर एक तरफ राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ जनता ने भी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। इसी बीच ABC चैनल की टीम ने आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के कामकाज के बारे में लोगों से सवाल पूछा, जिस पर जिले की आवाम ने दिल खोलकर अपना जवाब दिया है। किसी ने उनके कार्यकाल की जमकर सराहना की, उनकी उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं कुछ लोगों ने उनके कार्यकाल को लेकर अपना अंगूठा डाउन कर दिया, कहा कि वायदे के अलावा सांसद ने कुछ नहीं किया। आइए आपको भी सुनाते हैं जन के मन की बात। सांसद जी का निरहुआ जी का कार्यकाल आजमगढ़ में बहुत ही अच्छा रहा। ऐसा सांसद हमको नहीं लगता पहले कभी आजमगढ़ में मिला है। इनके कार्यकाल में अभी आउटर रिंग रोड पास हुआ है, जो कि बहुत जल्दी उसका काम चालू होने वाला है। एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के पूर्व
पूरी उम्मीद है होने वाला है। पास हो गया है, उसका लाइसेंस मिल गया है। बनारस गोरखपुर रेलवे स्टेशन रेलवे का काम चालू हो गया है, पास हो गया कर संसद जी ने करवाया अपने कार्यकाल में। 50 बेड का पीजीआई में क्रिटिकल बेड का उद्घाटन कल माननीय मोदी जी के थ्रू होने वाला है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सारे शहर के जितने भी सड़क पूरी ध्वस्त थी वो सारी सही हो गई हैं। माननीय सांसद जी ने इसको पूरा अपने तरीके से करवाया है अपने। और जितने भी यहाँ पे प्राचीन मंदिरें थी आजमगढ़ के आसपास में, सारी मंदिरों के आसपास लाइटिंग की, सड़क की व्यवस्था बहुत ही सुंदर हो गई है। हमेशा जनता दरबार लगाते रहते हैं, जनता के बीच में मौजूद हमेशा रहते हैं। हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय इनके कार्यकाल में इन्होंने अपने बनवाया है। और जितने भी जनहित में जितने भी काम हैं सब इन्होंने अच्छे करवाए हैं। और ऐसा तो सांसद पहले आजमगढ़ में हमको नहीं लगता कभी मिला है आजमगढ़ को। क्या चाहते हैं आगे भी, उम्मीद है आप लोगों की रहेंगे? हाँ, उम्मीद है, पूरी है उम्मीद। अगर सांसद जी फिर आते हैं तो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि पूर्ण रूप से ये जीतेंगे और हम लोग इनके साथ लगे रहेंगे। कार्यकाल तो जो रहा वो अच्छा ही रहा, लेकिन कुछ काम अभी हम लोगों की निगाह में नहीं मिला। इस नाते कि बवाली मोड़ से लेकर के निजामबाद रोड आज तक ले सही नहीं हुआ। हम लोगों को जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। और क्या कहते हैं, उनके कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने काम कैसा किया शहर के लिए? शहर के लिए तो जो काम किए होंगे वो किए होंगे, लेकिन देहात के गांव के लिए कुछ काम नहीं हुआ है। तो क्या काम उनका अच्छा रहा, क्या खराब रहा? हमारे मिलते थे, जनता के बीच जाते थे? नहीं, जनता के बीच तो अभी गांव में तो नहीं हमारे लोग के आए हैं। शहर में भले से मिले होंगे लोगों से। क्या चाहते हैं आप लोग? इसके पहले कोई सांसद जो इस तरह आता था जाता था? इसके पहले सांसद तो रमाकांत यादव थे, वो तो मतलब मिलते थे, जाते आते भी थे। हाँ, उसके बाद तो फिर मतलब कि अखिलेश यादव हुए, तो भाई अखिलेश यादव बड़ा नेता थे, उनसे कहाँ कोई मिल पाएगा। कौन? अखिलेश यादव तो मतलब कि नहीं आते थे, लेकिन उनके जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग तो दुर्गा जैसे विधायक हैं, वो जाते ही आते हैं। कोई मर गया, कोई हर गया, कोई बात हो गई, किसी कोई तकलीफ हो गई। सांसद जी क्या नहीं कहीं जाते? नहीं, सांसद जी तो अभी कहीं नहीं गए हैं। किसी मिलते जुलते नहीं? नहीं, अभी तो हम लोग कभी नहीं मिले हैं। अभी हमारे गांव में भी नहीं गए हैं हम लोग। जनता दरबार लगाते नहीं? जनता दरबार भी हमारे वो नहीं लगता है। नहीं, उनके यहाँ कभी जनता लोग जाते हैं, जनता से मिलते जुलते? अब उनके यहाँ कहीं बताते हैं लोग, यहाँ से ज़्यादा कहाँ पे भंवरनाथ के यहाँ कहीं उनकी मतलब कि घर मकान है, वहाँ पे लोग जाते होंगे। तो क्या मतलब आपको उनका कार्यकाल अच्छा नहीं लगा? नहीं, हमको तो भाई नहीं ठीक लगा। अभी कार्यकाल रहा, सड़कें थी अच्छी हो गई, आवास भी सबको मिला, ट्रेन भी चली एक नई, और तमाम साधन का व्यवस्था हुआ। यहाँ से आने जाने की सारी व्यवस्था अच्छी उपलब्ध हुई। नहीं तो पहले 3-3 घंटे आने जाने के लिए लोग खड़े रहते थे हर जगह के लिए। सारी व्यवस्था अच्छी, आवास भी मिला, सड़कें भी मिली, पेंशन भी मिला, सारी चीज़ अवेलेबल है। तो पहले के सांसद में अब अंतर क्या रहा, क्या देखने को मिला आपको? पहले के सांसद में चट्टी चौराहे पे केवल सट्टेबाजारी थी। आज के सांसद में ये है, समाज के सभी लोगों के सभी वर्गों को लेके चलने वाले लोग हैं। समाज का विकास हो रहा, सर्व समाज का विकास हो रहा है किसी भी तरीके के। मोदी जी के सारे कार्यकाल अच्छे रहे। जनता के बीच रहते नहीं? जनता के बीच रहते हैं, जनता सुख दुख में? जनता के सुख दुख में भी दिखाई देते हैं। इसके पहले जो सांसद थे वो? अब भाई उनके यहाँ तो जाना पड़ता था ना लोगों को, और ये जनता के बीच में आते हैं। जनता की सुनवाई करते हैं? एकदम करते हैं। आप लोग खुश हैं? जनता एकदम खुश हैं। यह कहना हम चाहेंगे कि जो चुनाव हुआ और चुनाव में माननीय सांसद निरहू जी जीतने के बाद उन्होंने जितना बड़ा वादा किया था उस वादे के अनुसार वह काम नहीं कर पा रहे हैं, या धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आजमगढ़ को वह विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे या कहा करते थे अपने भाषणों में, हम आजमगढ़ का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे और जितने भी यहाँ के विकास कार्य हैं उसको प्रगति देने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। सिर्फ जो है वो आते हैं,
कहीं विशेष कार्यक्रमों में और फिर वहाँ से फिर चले जाते हैं। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि जनता के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम आम जनता के लोग उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपनी बात शासन तक पहुँचाने का काम करते हैं, लेकिन वह भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए जनता अपनी बात को सही रूप से उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक नहीं पहुंचा पाती है या पहुंचा रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास आजमगढ़ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के ककरहटा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस के सर्विस लेन पर बीती देर रात को शहर कोतवाली पुलिस की टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं में शामिल एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। अपराधी ने भी भागने के चक्कर में पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने शामली जनपद निवासी अपराधी को दबोच लिया और उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के हीरा पट्टी में 19 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मी सुभाष चंद्र पांडे की पत्नी से उनके घर के सामने चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। इसके साथ ही जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में भी स्कूल से बच्चों को लेकर घर आ रही महिला की चेन को बाइक सवार बदमाशों ने खींच लिया था। घटना को कारित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा टीम का गठन किया गया था। घटना के अनावरण हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का लगभग 120 किलोमीटर तक अवलोकन किया गया। इसी दौरान बीती देर रात को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शशिमौली पांडेय मय हमरा को सूचना मिली कि उपरोक्त घटनाओं को कारित करने वाले गैंग का सदस्य किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से सर्विस लेन ककरहटा के पास से गुजरने वाला है। इस सूचना पर पुलिस फोर्स द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई। एक मोटरसाइकिल के आने पर उसे रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार पीछे मोड़कर भागने के प्रयास में फिसलकर गिर गया। उक्त बदमाश अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा। पुलिस बल द्वारा पर्याप्त चेतावनी के बाद भी फायरिंग की गई, जिसके पश्चात पुलिस बल आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान शोभित उर्फ कल्लू गौतम पुत्र गोविंद्र निवासी दुधली थाना झिंझाना जनपद शामली उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई। अभियुक्त के कब्जे से एक देशी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 30,000 रुपए व मोटरसाइकिल बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका एक गैंग है जिसमें 3 लोग शोभित उर्फ कल्लू पुत्र गोविंद निवासी दूधली थाना झिंझाना जनपद शामली, सुमित पुत्र राजू निवासी जटान खानपुर थाना झिंझाना जनपद शामली व कपिल पुत्र वेद प्रकाश छोटा खानपुर डेरा भगीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली सम्मिलित है। अभियुक्त व उसके साथी घूम फिर कर एकांत गलियों में जाकर लोगों से नाम पता पूछने के बहाने महिलाओं के पहने हुए जेवर को जबरदस्ती छीनकर भाग जाते हैं। उपरोक्त गैंग ने आजमगढ़ के अलावा जनपद देवरिया, संतकबीर नगर में भी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। कोतवाली अंतर्गत हीरापट्टी में एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में एफआईआर नंबर 103/24 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार 19 दिसंबर 2023 को थाना जियनपुर अंतर्गत भी एक चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें एफआईआर नंबर 790/23 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। इन दोनों घटनाओं के अनावरण के लिए एसओजी टीम के साथ साथ दोनों थानों की टीम को भी लगाया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनका अवलोकन करने के लिए भी लगाया गया था। इसमें लगभग 120 किलोमीटर तक की दूरी तक जितने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनका अवलोकन किया गया। इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ में थाना कोतवाली की टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम शोभित उर्फ कल्लू गौतम पुत्र गोविंद निवासी दुधली पोस्ट झिंझाना जनपद शामली, इसकी उम्र लगभग 26 साल है, इसके रूप में हुई है। उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पैर में गोली लगी थी। इसके कब्जे से एक देसी तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 30,000 रुपए जो इन्होंने चेन छीनी थी उसके बदले में जो इनको पैसा मिला था उसका हिस्सा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
इनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में इसने ये बताया है कि ये 3 लोगों का गैंग है जो शामली जनपद के रहने वाले हैं। 2 और साथी इसके सुमित पुत्र राजू और कपिल पुत्र वेद प्रकाश, ये अभी फरार हैं। ये अलग अलग जनपदों में, शहर के एरिया में घूम फिरकर एकांत की गलियों में जाकर लोगों से नाम पता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग की घटनाएं घटित करते हैं। इसके अलावा इसके विरुद्ध जनपद देवरिया, संत कबीर नगर और गोरखपुर में भी इसके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा लूट की घटनाएं कारित की गई है। कुल 6 मुकदमे अभी इसके ऊपर पंजीकृत पाए गए हैं। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसका मुख्य अपराधी आज पकड़ा गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी। जो इसके अन्य साथी हैं, फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और बहुत जल्द ही इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मंगलवार को जिले के पॉलिटेक्निक मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सामूहिक विवाह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 301 जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, निजामाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मनोज यादव, पूनम सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति व अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रति जोड़ों पर 51,000 रुपए प्रति जुड़े पर खर्च किया जाता है, जिसमें लड़की के खाते में 35,000 रुपए RTGS के माध्यम से भेजी जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने वरवधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय मांगलिक जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार बेटियों के साथ खड़ी है। सरकार की कोई भी योजना लाभ छूट न जाए, किसी भी व्यक्ति को कहीं से लाभ मिल सके, इसका पूरा प्रयास जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। सत्यापन के उपरांत 301 जोड़ों की शादी हुई है। यह मुख्यमंत्री की सोच है कि बेटी जब पैदा होती है तब से लेकर उसके विवाह तक हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी है। आज मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत आज 301 जोड़ों की शादियां यहां इस पॉलिटेक्निक मैदान में कराई जा रही है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। वो गरीब वर्ग, वंचित वर्ग जो लगातार अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए परेशान रहता है कि उसकी बहन बेटी की शादी कैसे होगी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी योजना चलाई है। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 1500 के ज़्यादा जोड़े लाभान्वित हो चुके हैं इसी साल 2024 में ही। और इसमें 51,000 रुपये तक का खर्च किया जाता है प्रत्येक शादी में। 35,000 रुपये जो है वो जिस बिटिया की शादी होती है उसके खाते में आता है और बाकी पैसों का उपहार उसे दिया जाता है। आप देख सकते हैं दाहिने हाथ में बक्से रखे गए हैं, जिसमें बक्सों में लगातार उनके लिए उपहार है, साड़ी है, उनके लिए डिनर सेट है, उनके लिए यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें उनको दी जाती है, बिछिया से लेकर के और सारी चीज़ें उनको दिया जाता है, पायल वगैरह भी दिया जाता है। और एकदम बढ़िया भव्य भोजन की भी व्यवस्था बाराती घराती सबके लिए उसी 51,000 के अंतर्गत में कराई जाती है। तो एक अच्छी चीज़ है कि जो गरीब वंचित वर्ग और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जिसमें ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, छोटे परिवार हैं, वो अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे लोग इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि 1500 से ज़्यादा जोड़े आजमगढ़ में उनका विवाह सामूहिक विवाह के अंतर्गत हुआ है और एक सुखी जीवन वो यापन। आजमगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 301 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम था, जिसमें समाज कल्याण विभाग की तरफ से वर वधू के साथ ही उनके परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहां पर दुर्व्यवस्था का आलम था। खाने के लिए भगदड़ की स्थिति थी। खाने के लिए जहां पर स्टॉल लगाए गए थे वहां पर जमकर धक्का मुक्की हुई।
वहीं दूसरी तरफ खाने की गुणवत्ता को लेकर भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरबी चौहान के नेतृत्व में पहुंची टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल को जांच के लिए सील बंद किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरबी चौहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यहां बन रहे खाद्य पदार्थों की जांच के उद्देश्य से सैंपल लिया गया है। बता दें कि शासन की तरफ से प्रत्येक जोड़े की शादी के लिए 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपए वधू के खाते में जाते हैं, जबकि 10,000 रुपए का उपहार प्रत्येक जोड़े को दिया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक जोड़े के लिए आय बजट में से 6,000 रुपए खान पान के नाम और अन्य व्यवस्था के नाम पर खर्च किए जाते हैं। सुनते हैं मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्या जानकारी दी। विभाग का मेन उद्देश्य है कि आम जन को स्वच्छ और बढ़िया खाद्य पदार्थों को मुहैया कराया जाए। उस संदर्भ में जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में यहाँ हम लोग ड्यूटी किए हैं और खाद्य पदार्थों का नमूना एकत्र करके जांच के लिए खाद्य विश्लेषक को प्रेषित करेंगे। अगर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो अग्रिम कार्यवाही करेंगे। जैसा कि बारिश का मौसम हो रहा है और तमाम साफ सफाई और तमाम भी देखने को मिला है, चाहे तमाम चीजें जो आपको खानी चाहिए, उसको किस तरीके से आप देखेंगे? हाँ, अब ये चूंकि कुदरत का करिश्मा है तो इसमें बहुत हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है इसके प्रिकॉशन में लेते हुए। तो अभी अगर ईश्वर की अनुकंपा होगी तो ये कार्यक्रम ठीक ठाक मतलब हो जाएगा। महाराजगंज ब्लॉक में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को मंडलायुक्त से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। मंडलायुक्त के निर्देश पर कर्मचारियों ने शहर कोतवाली में तहरीर दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर भाजपा नेता ने भी कर्मचारी के खिलाफ तहरीर दी है। साथ ही मारपीट की किसी भी घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। वरिष्ठ लिपिक पंचायत महाराजगंज मनोज कुमार सिंह की तरफ से दी गई तहरीर के मुताबिक जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता 2022 के विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय सोमवार को कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष संख्या 54 में बैठे हुए थे। तभी भाजपा नेता अपने लोगों के साथ कक्ष संख्या 54 में घुस गए। उनके साथ 6 लोग अन्य थे। कर्मचारी का आरोप है कि भाजपा नेता और उनके लोग सरकारी कमरे का दरवाजा बंद करके एक सरकारी टेंडर को लेकर उसे लात घूंसों से मार पीट कर घायल कर दिए। साथ ही अभिलेख आदि भी फाड़ दिए। मनोज को कार्बाइन और पिस्टल दिखाते हुए धमकी दिए कि जल निकासी, अंत्येष्टि स्थल, पोखरा, तालाब सुंदरीकरण आदि काम मैं ही कराऊंगा। इसमें जो भी दखल देगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। कर्मचारी मनोज के मुताबिक जिस समय घटना घटित हुई उस समय मौके पर प्रदीप एवं जरनादन मौजूद रहे। वही दोनों बीच बचाव किए। क्या मामला है? आज हम आए थे कलेक्ट्रेट में 54 नंबर टीएसी के कमरे में देयक प्रपत्र देने के लिए। उसी समय 2 लोग हमारे साथ में भी थे। टीएसी को हमने देयक प्रपत्र देने के लिए वहां बैठे थे। उसी समय भाजपा नेता सत्येंद्र राय 5 लोगों के साथ आए। इसके बाद कमरे में बैठे, कमरे में अंदर से सिटकिनी बंद करवा दिए। सिटकिनी बंद करवाने के कहे कि बड़े बाबू इधर तुम आओ, और मैं वहां उनके पास गया हूं। वहां माँ बेटी बहन की गाली देना शुरू कर दिए। इसके बाद गाली देते समय एक गनर उनका था, मेरे कनपटी के यहाँ पिस्टल सटा दिया। एक गनर जो था मेरे सीने के यहाँ लगा दिया कार्बाइन उनकी जगह। इसके बाद माँ बेटी बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। कहे साले अगर ये टेंडर नहीं होता है तो तुमको इसी है। इसके बाद हमको 5-7 तमाचा मारे अंदर, और मारने के बाद कमरा खोल के सीधे नीचे भग के तुरंत हमको हाथ और दोहर के हमारा जो देयक प्रपत्र था उसको फाड़े, और फाड़ के लात से हमको 1 लात मारे। हम गिर गए। इसके बाद सीधे नीचे उतर आए। ये जो गनर था प्राइवेट है या? प्राइवेट गनर था उनका। जी। आपने फिर इसकी शिकायत कहीं की है? हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी दिया है प्रार्थना पत्र,
और एक कोतवाली में हमने दिया है। क्या चाहते हैं? FIR होना चाहिए उनके खिलाफ, और क्या भाई, न्याय तभी मिल सकती है ना। वहीं इस मामले में भाजपा नेता सत्येंद्र राय ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कर्मचारी मनोज कुमार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कई लोगों से इन्होंने टेंडर के नाम पर पैसा लिया है। मेरी मुलाकात इनसे हुई तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि सरकार को बदनाम मत करिए, जिसका पैसा लिया उसका वापस कर दीजिए। इसी बात पर मनोज कुमार सिंह भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। कहा कि मनोज कुमार सिंह पर बैटरी चोरी के मामले में मुकदमा भी दर्ज है, कई मामले में जांच भी चल रही है। मनोज सिंह काफी विवादित है। भाजपा नेता ने कहा कि वह भी तहरीर देंगे, पुलिस पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करे। ज्ञान में आया है, मैं अभी क्षेत्र से लौटा हूँ, निमंत्रण में था, तो पता ये लगा है कि महाराजगंज नगर पंचायत के जो लिपिक हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने लिखित रूप से मेरे खिलाफ शिकायत किया है और कारण बताया है कि कलेक्ट्रेट परिषद में मैंने उनके साथ अभद्रता किया, उनके साथ मारपीट किया या उन्हें गाली दिया, जबकि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। और उनके बयान को भी मैं पढ़ा हूँ। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे, पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे मारे, फिर उन्होंने कहा मुझे गाली दिए, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ से चले गए, फिर वो कहते हैं कि मुझे एक लात मारे, मैं गिर गया। प्रपत्र कोई था उसके बारे में बताते हैं कि उसको मैंने फाड़ दिया, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत काम से आज ADA ऑफिस गया था, जो अभी मास्टर प्लान घोषित हुआ है उसके नक्शे के कि मुझे उसके एक कॉपी चाहिए थी, उसी के सिलसिले में मैं गया था। वहाँ ADA ऑफिस में संजोग से ADM साहब भी बैठे थे, उनसे भी मैंने 5 मिनट की औपचारिक मुलाकात किया। उसके बाद जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो कलेक्ट्रेट की लॉबी में मेरी मनोज सिंह लिपिक की मुलाकात हुई। आप लोगों को पूरी बात पता नहीं है। मनोज सिंह के ऊपर हमारे पार्टी के कई नेताओं के द्वारा पूर्व में एप्लीकेशन दे करके इनके खिलाफ जांच और इंक्वायरी कराई जा रही है, जो शासन स्तर पर अभी लंबित पड़ी हुई है। इसके पूर्व में इनके ऊपर महाराजगंज थाने में बैटरी को चुरा करके और उसको जो है बेचने का मुकदमा भी पंजीकृत है। एक बाबू हो करके 3 एकड़ में इनकी बाउंड्री है और वह नगर पंचायत से बाहर है, और उस पूरी बाउंड्री में नगर पंचायत के द्वारा जो लाइटें लगती हैं, स्ट्रीट लाइटें, कम से कम 50 लाइटें इनके घर के दरवाजे पर पड़ी हुई हैं और लगाई गई हैं। ये इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, लेकिन मेरा इससे कोई लेना लादना नहीं है। चूँकि विधानसभा मेरी है, उस विधानसभा में निवास करने वाले कुछ नौजवानों से इन्होंने ठेका पट्टा देने के नाम पर किसी से 50,000, किसी से 70,000, किसी से 40,000 रुपया इन्होंने लिया। न तो उनको ठेका मिला, न तो उनका रुपया ही इन्होंने लौटाया। चूँकि मैं विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं वहाँ का विधानसभा का नेता हूँ, मैं वहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ। उसी क्रम में वहाँ के लोगों के द्वारा मुझसे यह शिकायत की गई कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया है और आपके कहने पर हो सकता है ये पैसा हम लोगों का वापस कर दें। मैंने उन लोगों को समझाया भी कि आज पूज्य योगी आदित्य महाराज जी की सरकार में सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, सारे टेंडर ठेके पट्टे ऑनलाइन हैं। एक इंजीनियर के तो बस में है ही नहीं है कि कोई किसी को कोई ठेका पट्टा दे सके, और आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हो करके आज आप एक लिपिक की बातों में आकर के उसको पैसा दे करके आप फंसे पड़े हुए हो। लिपिक आपको कहाँ से टेंडर और ठेका दिला पाएगा। बहरहाल आज जब मेरी मुलाकात वहाँ से ADA से लौटने के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जब मेरी मुलाकात मनोज सिंह से हुई, तो मैंने इनको रोका और मैंने इनसे हालचाल लिया और मैंने इनसे कहा कि आप ठेका पट्टा देने के नाम पर जो फला लोगों से आपने पैसा ले रखा है, उनका पैसा आप वापस कर दीजिए। उतने में ही इतना ज़्यादा हाइपर हो गए और भद्दी गालियों से उन लोगों को नवाजने लगे कि मैं किसी का पैसा नहीं लिया हूँ, किसी का ये नहीं किया हूँ, गाली देते हुए। तो मैंने इनको शांत कराया। मैंने कहा कि देखिए, मेरा कोई लेना लादना नहीं है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आपके ऊपर पहले से भी मुकदमा पंजीकृत है, आप पहले से शासन स्तर की जांच झेल रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार के मामले आपके ऊपर चल रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला आपके ऊपर बनता है। उसके बावजूद
आप अगर उनका पैसा वापस नहीं करेंगे तो वह लोग भी कल को उच्च अधिकारियों के पास गुहार लगाएंगे और अपनी एप्लीकेशन दे करके अपना मुकदमा पंजीकृत कराएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा था, और मेरे यहाँ अगर आएंगे तो मैं विधानसभा का नेता होने के नाते मैं उनका मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा आपके खिलाफ, अगर आपने उनका पैसा वापस नहीं किया तो। इतनी बात होने पर ये तेजी से चिल्लाने लगे, हाँ जो आपको करना है कर लीजिएगा। मैं ऐसा नेता बहुत देखा हूँ, मैं भी यहीं 2 साल से जमा हूँ। मेरे खिलाफ आपकी पार्टी के बहुत से एक वीर नेता लोग मेरे खिलाफ जांच कराए, मेरा आज तक कोई बना बिगाड़ नहीं पाया। मैंने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया, चूँकि मामला वहाँ सार्वजनिक स्थल था और मैं नहीं चाहता था कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। फिर भी बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ भाड़ थी और मैं निकला और मैं वापस चला आया। उसके बाद मैं क्षेत्र में, चूँकि लगन का समय चल रहा है, निमंत्रण में चला गया। वहाँ पर आप लोगों के द्वारा पूछा गया कि कहाँ क्या मामला है, तो मुझे इस बात का संज्ञान में आया और कुछ मित्रों ने जो मनोज सिंह ने बाइट दिया है उसको मेरे पास भेजा भी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने तो मुझे ही आरोपित कर दिया, लेकिन मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं जो न्यायिक व्यवस्था उनके लिए है वही न्यायिक व्यवस्था मेरे लिए है। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वैसे ही वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी होने का फायदा उठाने के फिराक में और अपनी बातों को जो है पूरी तरह से लीपापोती कि आगे आने वाले समय में जिनका पैसा इन्होंने लिया है वह इनके ऊपर मुकदमा न पंजीकृत करा पाए, उसी का लाभ लेने के लिए, कर्मचारी का फायदा उठाने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा किए हैं। मेरा बस यही निवेदन है कि मैं भी कल अपनी तहरीर दूंगा, उच्च अधिकारियों से मिलूंगा, कल मैं भी अपनी तहरीर दूंगा, उनकी तहरीर भी है, जांच हो जाएगी, न्याय संगत है, न्याय की व्यवस्था है, जो उनके लिए है मेरे लिए है। जो भी सामने आएगा आप लोग पुनः उसको देखिएगा। जो गंभीर आरोप है मारने पीटने का, उसको आप खारिज करते हैं? बिल्कुल एक सिरे से खारिज। अच्छा आप ये बताइए, ये हास्यास्पद स्थिति है कि नहीं? उस कलेक्ट्रेट परिसर में आप जैसे सम्मानित पत्रकार हमेशा 2 4 6 लोग रहते हैं, नीचे पूरा स्टैंड है, ऊपर पूरे कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहां पर कर्मचारी, वकील या मुवक्किल या कोई अधिकारी नहीं रहता है। तो हर जगह पर जहां पर इतनी मौजूदगी है लोगों की, उस जगह पर यह संभव ही नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई मारपीट करे या इस तरह का असलहे का प्रदर्शन हो तो संभव है? आप मुझे बताइए कि ये संभव है? तो ये तो आप लोग खुद चाहेंगे तो कल पता कर लेंगे कि कलेक्ट्रेट परिसर में कल कहाँ क्या हुआ था। ऐसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ वो भयभीत हो करके कि जिनका पैसा वो लेकर के बैठे हैं, कहीं 4 मुकदमा और वो सब अपना एप्लीकेशन दे करके ना लिखवा दें, मैं उनकी मदद न कर दूं, सिर्फ उसी से भयभीत होकर के मुझे को डायरेक्ट घेरने के प्रयास में हो गए हैं। ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं की महापंचायत हुई। प्रदेश के कई जनपदों से आए अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय के गठन का घोर विरोध किया। इस संबंध में चल रहे आंदोलन को कई चरणों में जारी रखने का निर्णय लिया। बताते चले कि ग्रामीण न्यायालय के गठन विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता 1 फरवरी से लगातार हड़ताल पर हैं। इससे पूर्व दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को सुबह शासन विरोधी नारा लगाते हुए पूरे दीवानी न्यायालय परिसर में जुलूस की शक्ल में चक्रमण किया। महापंचायत में कई जनपदों से आए अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय के विरोध में चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय तथा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने का सुझाव दिया। इस महापंचायत में यह भी प्रस्ताव किया गया कि प्रदेश के सभी जनपदों में न्यायिक अधिकारियों की भारी कमी है, जिसे तत्काल भरा जाए। ऐसी स्थिति में जब तक दीवानी कचहरी के सभी न्यायिक अधिकारियों के पदों को भरा नहीं जाता, तब तक ग्रामीण न्यायालय में न्यायिक अधिकारी न भेजे जाए। अधिवक्ताओं ने सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। इस महापंचायत में यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता संगठन प्रत्येक शनिवार को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। महापंचायत में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य हरिशंकर सिंह, विनोद कुमार पांडे तथा देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, मिर्जापुर समेत कई जनपदों के संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।
इसके अलावा दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, शिव गोविंद यादव, दयाराम यादव, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह, राजेश सिंह पाराशर, प्रमोद कुमार सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ता शामिल हुए। महापंचायत की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। जमीनी विवाद को लेकर देवर देवरानी के साथ ही ससुराल वाले विवाहिता से अक्सर मारपीट करते हैं। बुधवार के दिन भी जब विवाहिता के पति घर पर नहीं थे तो ससुराल वालों ने कमरे में घुसकर जमकर मारपीट की। विवाहिता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला मध्या जयरामपुर निवासिनी सरिता देवी पत्नी सुधीर गुप्ता ने एसपी को दिए शिकायत पत्र में आरोप लगाया कि उसके 3 देवर और 1 देवरानी आज सुबह करीब 5:30 बजे मेरे कमरे में घुस आए और लात मुक्का से मार पीट जान से मारने की धमकी दिया और घर से भगा देने की धमकी दिए। सरिता देवी का कहना है कि उन्होंने एक जमीन ली थी और तभी से ससुराल वाले इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वह पैतृक संपत्ति छोड़कर अपनी जमीन पर चली जाए। विवाहिता का कहना है कि उसके देवर और देवरानी को सास ससुर की शह प्राप्त है। पीड़िता ने एसपी से सभी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। यही हुआ, सुबह हमारे हस्बैंड चले गए थे दुकान पे। ये रोज इन लोगों का काम है। घर पे हमको खाना बनाने देखे, दरवाजा मुठना के बना रहे थे खाना। इसके बाद बच्चे सोए थे, हमको लात घूसों से मारने लगे। हम मार के तुरंत लेके गाड़ी भाग गए। हम इनको फ़ोन करके बुलाए, घर पे आए, यही सब हुआ। तब हम बोले इनको, कौन मारता पीटता है? हमारे देवर देवरानी सोनल गुप्ता, अरुण गुप्ता, रविशंकर गुप्ता और सुशील गुप्ता। घटना कब की? आज सुबह? जी आज सुबह। तो क्या अक्सर मारते पीटते? हाँ, हमेशा जब ये घर पे नहीं रहते हैं, जब लोग देख लेते हैं कि इसके पति घर पे नहीं है, तभी लोग मारते हैं। तो किस कारण से मारते हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि हम कहाँ से गौना जमीन एक जमीन लिए हैं, गाना बेचे हैं और किसी से उधार लेके लिए हैं। बोले हैं कि कहाँ से घर खाली कर दो, तुम्हारा घर नहीं है, जहाँ पे लियो जाके वहाँ पे रहो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं लेना है, न तुमको यहाँ हम रहने देंगे। अपना परिवार लेके यहाँ से चली जाओ, नहीं जान से मार देंगे तुमको। तो घर तो आपके ससुर जी के नाम पे? हाँ, उनके नाम पे है। तब क्यों भगा रहे हैं? माँ बाप की साजिश में है। सास ससुर भी आपके खिलाफ है? जी। अच्छा, ठीक। क्या चाहती हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं। जनसरी बुजुर्ग अंबेडकर नगर में शादी का रथ सजाने में हुआ हादसा। 2 की मौत के बाद आजमगढ़ अस्पताल में शव का कराया गया पोस्टमार्टम। बता दे, अमित निषाद 16 वर्ष पुत्र नागेंद्र निषाद, अमित वर्मा 21 वर्ष पुत्र शेषनाथ वर्मा निवासी गांव लालमनपुर थाना राजे सुल्तानपुर जिला अंबेडकर नगर समेत अन्य लोग सोमवार की रात 9 बजे जनसरी बुजुर्ग राजे सुल्तानपुर में रथ सजा रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आई 4 पहिया वाहन की टक्कर से 4 लोग घायल हो गए थे। सभी 4 लोगों को आजमगढ़ के निजी अस्पताल में लोग ले आए, जहां इलाज के दौरान सोमवार की रात 12 बजे अमित निषाद की मौत हुई। वहीं इलाज के दौरान सोमवार की रात करीब 2 बजे अमित वर्मा की भी मौत हो गई। अमित निषाद कक्षा 10 का छात्र था। 2 भाई 2 बहन में तीसरे नंबर पर था। अमित वर्मा एमए का छात्र था। 3 भाई 1 बहन में तीसरे नंबर पर था। अन्य 2 लोगों का उपचार जारी है। मृतक के क्या लगते हैं? चाचा। मृतक के चाचा। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? 2 लोग। कितने लोग घायल थे? 4 लोग। 4 में से 2 एक्सपायर कर गए, 2 बचे हैं। अच्छा, तो कहाँ पे घटना घटी? जनसरी बुजुर्ग में क्या कर रहे थे? वो रथ को सजा रहे थे। रथ को सजा रहे थे। तो जो एक्सपायर हुए उनका क्या नाम है? अमित वर्मा, अमित निषाद। अमित वर्मा। और जो घायल हुए 2 लोग, उनका क्या नाम है? रामनाथ निषाद, सनी निषाद। सनी निषाद, रामनाथ निषाद। क्या करते थे लोग? वो रथ के लिए छतरी उठा रहे थे। रथ के लिए। तो शादी थी उसी गांव में। तो बोलेरो वाले ने टक्कर मार दी? बोलेरो। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty.
advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available. उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।